कल की क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को समझा, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ रिएक्शंस को समझा, रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन को समझा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम की स्टेट का मतलब व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन वी कैन से द रिएक्शन अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट, रिएक्शन अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम हमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बनाया और इक्विलिब्रियम को शो करते हुए हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बनाया। इतनी चीजें कल की क्लास में हो गई थी, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बड़े मजे की चीजें अब स्टार्ट होने जा रही हैं। लिखिए पहला हेडिंग आज, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। भाई यहां से कहानियां न्यूमेरिकल स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, पहले पढ़िए इसको क्या कहते हैं। लिखिए, इट स्टेट्स दैट, आराम से पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। इट स्टेट्स दैट लॉ ऑफ मास एक्शन, लिखिए, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हाँ लॉ ऑफ मास एक्शन पहले तो हेडिंग है, लेकिन इट स्टेट्स दैट यानी ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि लॉ अक्सर हमें यही सब बताता है। ऑब्जर्वेशन हमें बस इतना बताता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने घटने से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता घटता है, मतलब चेंज करने से, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन का, मैंने क्यों बोला फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट से बनता है फॉरवर्ड, प्रोडक्ट से बनता है बैकवर्ड, क्लियर है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटता बढ़ता है, चेंज होता है, क्लियर। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने घटने से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता घटता है, क्लियर है। ये तो हमने ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकल करके ऑब्जर्व किया। फिर लोगों ने पूछा कितना बढ़ता है कितना घटता है, तो कितना बढ़ना कितना घटना कैसे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडीज के मासेस के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज बढ़ता है। कितना बढ़ता है, उसके लिए जवाब आया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, मतलब डबल, दोनों को डबल कर दोगे तो 4 गुना हो जाता है। अगर यहीं आता ये फॉर्मूला M1 का स्क्वायर इंटू M2 का स्क्वायर, तो फिर दोनों को डबल कर देने से 16 गुना हो जाता। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यानी कि डिपेंडेंसी, पहले तो खाली इतना पता था बस डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन हमें सिर्फ इतना बताता है कि ये चीज पे डिपेंड करती है। कितना डिपेंड करती है, यानी इतना चेंज लाने से इसमें कितना चेंज आता है। डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि इसमें चेंज आएगा तो उसमें भी चेंज आएगा, लेकिन इसके अंदर कितना चेंज लाए उसमें कितना चेंज हो जाएगा, ये कौन बताता है, लॉ बताता है। फिर ठीक है ना, प्रैक्टिकल करके, बहुत सारे प्रैक्टिकल करके या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करके हम लॉ लेके आते हैं, समझ में आ रही बात ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने हमें, कल तक तो बस मैं इतना ही बता रहा था कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन का मतलब द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, अमाउंट कंज्यूम्ड, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर सेकेंड, या फिर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर सेकेंड इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। तो अभी मैंने क्या लिखा है, लेकिन अब कितना किस पे डिपेंड करता है, तो लिखिए द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द molar concentration of the reactants, molar concentration of the reactants at constant temperature at any given time, at constant temperature at any given time, ठीक है, at any given time, at constant temperature at any given time, okay। अगली लाइन लिखिए, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में क्या होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मतलब मोल पर लीटर,
तो ब्रैकेट में लिखिए मोल पर लीटर। द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखा मोल पर लीटर, इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मास, इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मास। एक होता है सिर्फ मास और एक होता है एक्टिव मास। मास की बात करें तो हम कहेंगे N2 मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर कितना 34 ग्राम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर। लेकिन एक्टिव मास की बात करें तो इतना मोल पर लीटर ये और इतना मोल पर लीटर ये लेकर अगर रिएक्शन कराएंगे तो इस रेट से रिएक्शन होगी। तो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है यहाँ सब कुछ, सारी कहानी। क्लियर है ना। और मोलैरिटी को ही हम लोग दूसरे शब्दों में एक्टिव मास कहते हैं, एक्टिव मास। बोलो बात समझ में कि नहीं? बहुत अच्छे। क्या लिखा? इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मास। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। जैसे अब इसने क्या कहा, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी। फॉर एग्जाम्पल फॉर ए स्टैंडर्ड रिएक्शन, ये एक तरीके की कैसी रिएक्शन है? एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, कोई जनरल रिएक्शन नहीं है। ये स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि हमने सब कुछ एक एक मोल लिया है। ए का भी एक मोल लिया, बी का भी एक मोल लिया, सी भी एक मोल बना, डी भी एक मोल बना। नहीं समझे? तो बड़ी स्टैंडर्ड सी कंडीशन हो गई ना। ऐसा जनरली थोड़ी देखने को मिलेगा, समझ रहा ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें हर बार ऐसा थोड़ी देखने को मिलेगा कि एक एक मोल ये लिया तो वो भी एक एक मोल बना, समझ गए ना। तो यहाँ फिलहाल हमने एक बड़ी स्टैंडर्ड से एक इक्वेशन ले ली और उसके लिए हम बताना चाहते हैं, अच्छा ये भी कैसे लेनी है? रिवर्सिबल लेनी है। कैसे लेनी है? रिवर्सिबल। तो हम यहाँ से ये लॉ जो कह रहा है इस लॉ के हिसाब से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। समझ में आ रही बात ना। तो इसका मतलब अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा तो हो जाएगा RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या आपको? नहीं, देखो मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो सिंबल है ना, ये वाला, ये जो ब्रैकेट है, बता चुका हूं ना कि ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। हाँ तब ठीक है, ओके। क्या बताना चाह रहा हूं, मतलब कहने का ये है कि ये जो मैंने बिग ब्रैकेट लगाई ये बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है ये, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है। ये जो बिग ब्रैकेट है फिजिक्स में ये क्या हो जाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। केमिस्ट्री में क्या हो जाता है? ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए सिंबल। और मैथ्स में हो जाता है बिग ब्रैकेट, ठीक है ना, यानी क्लोज इंटरवल। बिग ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। ओके, तो RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू B। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्या? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा कितना? RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, C इंटू D। इसको मैं कह सकता हूं यहां से RF इज इक्वल टू KF। KF मतलब कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम या रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो KF इंटू A इंटू B। क्लियर। और ये कह रहा है यहां से RB इज इक्वल टू KB इंटू C इंटू D। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अगर एट इक्विलिब्रियम, हम जान गए हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, बच्चों बोलो ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यही होता है ना, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। तो मतलब RF इज इक्वल टू RB, RF इज इक्वल टू RB मतलब KF इंटू A इंटू B इज इक्वल टू, बोलो, KB इंटू C इंटू D। तो ये हो जाएगा आपका KF अपॉन KB इज इक्वल टू KF अपॉन KB, इनको मैं नीचे ले गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C इंटू D अपॉन A इंटू B। इसी को कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रिएक्शन का क्या? मोलर KF क्या है? कांस्टेंट। KF क्या है? कांस्टेंट। KB क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, तो इसके जगह पर एक नया कांस्टेंट KC, ठीक है ना, कैपिटल KC। इनको स्मॉल में लेना, उसको कैपिटल में लेना, ताकि पहचान बनी रहे, ठीक है ना। KF KB, तो KF बाई KB मतलब क्या? KC इज इक्वल टू क्या? C इंटू D अपॉन A इंटू B। लेकिन ये मज़े का नहीं है, फायदे का नहीं है, काम का नहीं है। कारण क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड तो हमेशा नहीं लागू होता ना भाई, समझ गए ना। हमेशा लागू होती है चीज़ें कैसी? जनरल, समझ गए ना। यहाँ भी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, बताओ मैं तुम लोगों को जनरली पढ़ा रहा हूँ या स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ? किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता तो स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब है कि उसी के अकॉर्डिंग चलना है,
अकेले को किसी को पढ़ा रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पूरी जनरल क्लास को पढ़ा रहा हूँ, जनरल क्लास का मतलब मुझे सबको लेकर चलना है साथ में, समझ मेरी बात ना। तो ये अभी स्टैंडर्ड है, जनरल नहीं है। KC इक्वल टू CD अपॉन AB, पहले यहाँ तक करेंगे, लेकिन इसके बाद फिर मॉडिफाइड लॉ आ जाएगा। ये लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि जब जनरली देखने को मिला, ये तो पहली बार ये डेरिवेशन हो गया, लेकिन जनरल रिएक्शन देखने पर जब हमने रिएक्शन कराई तो पाया ये गया कि ये KC और वो मैच नहीं कर रहा है। फिर लोगों ने सवाल किया ये क्यों हो रहा है, तो फिर उसके बाद इस लॉ को मॉडिफाई किया गया थोड़ा सा, ठीक है ना। लॉ यही है लेकिन मॉडिफाइड लॉ हो जाएगा, बस समझ में आ गई बात ना। तो उसको अभी मॉडिफाई करके बाद में लिखेंगे, पहले यहां तक नोट करो जल्दी से, ठीक है ना। अभी हम लॉ ऑफ मास एक्शन को मॉडिफाई करके भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बात बार बार आपके सामने, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ रहा है ना, इसको लेके हो सकता है थोड़ा थोड़ा शक आपके दिमाग में बन रहा हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं सर्दियों के दिनों में रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाता है। इस पे यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। सर्दियों में चूंकि कई दिन, तो कभी कभी तो ऐसा होता है 2-2, 3-3 दिन तक सूरज नहीं निकला है, और सूरज ही तो इवेपोरेशन कराता है ना, सूरज की रोशनी, सूरज की लाइट ही से तो इवेपोरेशन होता है वाटर का। तो मैंने कहा रेट ऑफ इवेपोरेशन, एक बात तो बताओ, जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मम्मी पापा को कहते सुना होगा भाई अब बहुत उमस, बस अब बारिश होने ही वाली है, होता है ना। जब उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब जब बहुत गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा पानी इवेपोरेट भी होता है, और बहुत ज्यादा पानी जब इवेपोरेट होता है तो वो मॉइस्चर कंटेंट क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, समझ गए ना। और वो मॉइस्चर कंटेंट ही जो है उमस पैदा करता है, उसे चिलचिलाहट मचती है दिमाग में कि यार ये पानी भी तो है, पानी है हवा में मौजूद, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। वो जैसे ही थोड़ा सा और एसोसिएट होता है, कंडेंस होकर के बारिश हो जाती है, बात समझ ना। तो गर्मियों में जनरली, मतलब जो हमारे यहाँ गर्मी के बाद बरसात आती है ना, तो वो बरसात में जनरली अगर ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो ज़्यादा बारिश भी होगी, जिस जगह पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा ही होगी। मुंबई में बारिश की फ्रीक्वेंसी लखनऊ से बहुत ज़्यादा है, कारण क्या है? क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे है। अब समुद्र किनारे है तो वहाँ पर इवेपोरेशन का रेट, मतलब इवेपोरेशन हो करके वहीं के वहीं बरस जाता है, यहाँ तक आए वो कंटेंट, जो वाटर कंटेंट उठ के यहाँ तक चला आएगा, तब तो यहाँ बारिश कराएगा। लेकिन अगर उसको वहीं उठा और वहीं के वहीं बरस गया, समझ गए ना, क्लियर है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब पर सेकंड या पर डे कितनी वेपर, कितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, समझ गए ना। तो मैंने बोला अगर कि सर्दियों में क्या हो जाता है कम, गर्मियों में क्या हो जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, समझ गए ना। अब आप कहें कि सर, हे बच्चे ध्यान लगाओ, आप कहें कि सर्दी गर्मी में, सर ये तो सही नहीं है बात। भाई जहां सर्दी और वहां की बात कर रहा हूं, लेकिन हर समय हर जगह सर्दी नहीं होती, यही नेचर का सबसे बड़ा तोहफा है हमारे लिए, नहीं समझे भाई। हमारे लिए नेचर, नेचुरल गिफ्ट का सबसे बड़ा गिफ्ट नेचुरल गिफ्ट में हमारे लिए यही है कि इवन सिचुएशंस नहीं है। अगर सारी जगह इवन, सबको इवन कर देते ना, तो ये हमारे लिए गिफ्ट ना होता, समझ गए ना। लोगों का अमीर गरीब होना हमारे लिए गिफ्ट है। अब आप कहोगे सर जो गरीब है उससे पूछे ना, उसके लिए क्या है? भाई ठीक है, इंसानियत के लिए गिफ्ट है। सब लोग डॉक्टर नहीं बनना चाहते, ये गिफ्ट है हमारे लिए, नहीं समझे। अगर सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो भैया फिर वकालत कौन करेगा? सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो भैया ये आटा दाल चावल चीनी कौन बेचेगा? कुछ बात समझ में आ रही ना। तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो नहीं होगा ना, क्लियर। तो ये जो दिमाग, जो लोगों की सोच अलग अलग बनाई है ना, सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो डांसर कौन बनेगा? डांस कौन करेगा? आपको एंटरटेन कौन करेगा? समझ में आ रही बात ना। तो एंटरटेन करने के लिए फिर कुछ लोगों का माइंड उस तरफ काम कर रहा है, कुछ लोगों का माइंड उस तरफ काम कर रहा है। हम सबको, लोगों को क्या नहीं बनाया गया है? इवन नहीं बनाया गया, सबको एक जैसा नहीं बनाया गया। नेचर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, नेचर ने सबके साथ में सबकी मेंटलिटी को एक जैसा नहीं रखा, समझ गए ना। जैसे अगर नेचर चाहती तो सबको एक जैसा बनाने में क्या बुराई थी, बन जाता। ये भी ताकत है ना नेचर के पास। नेचर से मेरा मतलब हम जिन पर आस्था रखते हैं उनसे हम यही मानते हैं कि वो अगर चाहे तो सबको अमीर कर दे, ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग। जो भी आस्तिक लोग हैं, ठीक है ना, जो आस्तिक हैं, थोड़ा बहुत आस्था में विश्वास रखते हैं, वो यही सोचते हैं कि अगर वो चाहे तो सबको एक जैसा कर दे, समझ गया ना। लेकिन क्यों नहीं किया, समझ में आ गया। तो भाई ये पूरी अर्थ पर बच्चे ध्यान लगाओ, इस प्यारी सी अर्थ को इतना अनइवन, इवन थोड़ी ना है,
अनइवन है। अनइवन मतलब कहीं पहाड़ बनाए हैं तो कहीं एकदम गड्ढे खाइयां बना दी हैं, समझ गए ना। कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं पेड़ है, तो कहीं बिल्कुल खाली सपाट मरुस्थल है। समझ में आ रही बात ना। इसी को कहा जा रहा अनइवन। क्यों कहा ऐसा? भाई सारी सिचुएशन की इंसान को जरूरत पड़ती है चीजों को बैलेंस रखने के लिए। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे पकड़ में आ रहा है ये बात ना, बहुत अच्छे। तभी तो हम लोग भी कहते हैं, तभी तो इंडिया को चारों तरफ, हर दुनिया के हर देश में इंडिया का नाम इतना ज्यादा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बड़ा बेहतरीन सा कॉड है इंडिया के लिए, ठीक है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इतना ज्यादा, लोग कहते हैं यार इतनी डाइवर्स कंट्री है और इसके डाइवर्स होना ही इसका सबसे अच्छा गिफ्ट है। समझ रहे हो ना। डाइवर्स होने से फायदा ही मिलता है ना, कि अगर एक व्यक्ति काम में लग गया तो दूसरा कम से कम काम क्या कर सके, एक अगर फ्री है तो दूसरा काम कर सके, ठीक है ना। ठीक है, तो सुनो सुनो सुनो, बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ सर्दियों में भी बारिशें होती हैं, होती है ना। कारण क्या है भाई? हम कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। मेडिटेरेनियन सी से उठने वाली विंड जो होती है ना, जब वो इधर चली आती हैं बारिशें करती हैं। कुछ बात समझ में आ रही ना? अरे क्लियर है? क्या सर्दियों में बारिश नहीं होती? होती है, ठीक है ना। क्या रिट्रीट मानसून का नाम नहीं सुना? पहले मानसून आता है, फिर जा रहा होता है, जब लौट रहा होता है तो भी जाते जाते बारिशें करके जाता है, तो भी हमें छेड़ते हुए जाता है कि हम जा रहे हैं, फिर भी एहसास कराते जाता है। समझ में आ रही बात ना? ये है कहने का मतलब, ठीक है। खैर, उम्मीद है बात समझ में मेरी आ रही होगी शायद आपको। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन से सारी बातें चली थी। बताना ये चाहता था कि बच्चे इवेपोरेशन का रेट का मतलब कितनी तेजी से, जैसे मैंने कह दिया भैया ब्राइटर एरिया, मैंने कह दिया इक्वेटोरियल रीजन में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है, पोलर रीजन में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। मीनिंग क्या समझ में आया? कि पर डे यहां से जितना वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो जाता है वहां से उतना नहीं हो पाता। क्लियर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो जी अब लिखो नेक्स्ट, मॉडिफाइड लॉ ऑफ मास एक्शन। मॉडिफाइड लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इसी का मॉडिफाइड लॉ है ना, लिखिए, ठीक है। मॉडिफाइड लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो, ठीक है ना, देखिए, फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन द लॉ ऑफ मास एक्शन रीस्टेटेड एज, रीस्टेट मतलब दोबारा ऐसे स्टेट किया जा सकता है उसको, ठीक है ना। फॉर ए जनरल रिएक्शन द लॉ ऑफ मास एक्शन रीस्टेटेड एज, द लॉ ऑफ मास एक्शन रीस्टेटेड एज, हाँ एज आप लिखेंगे, ठीक है ना, एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, कॉमा लगा के लिखिएगा, कॉमा है ना, रीस्टेटेड एज के बाद कॉमा लगा दीजिए और फिर लिखिए द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली proportional to, at any particular temperature is directly proportional to the product of the, is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहां तक सेम है, अभी तक कोई भी वर्ड नहीं बदला है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, लेकिन यहां के बाद बदल गया, ठीक है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हुआ ना, यहां तक हो गया ना, ओके, रिएक्टेंट्स विद ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यहां से बदला है देखो, विद ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म, विद ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म raised to the power, with each concentration term raised to the power, raised to the power equal to, raised to the power equal to the number of molecules of the respective reactants, raised to the power equal to the number of molecules, equal to the number of molecules
of the respective reactants, number of molecules of the respective reactants taking part in the reaction, taking part in the reaction. ठीक है, अभी समझाता हूँ, आसान समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है ये, सुनने बड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन इतना आसान है. टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है. क्या कहना चाह रहा है देखिएगा. फॉर ए जनरल रिएक्शन, क्या है जनरल रिएक्शन? ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी. क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई जरूरी नहीं है. अच्छा, जब हम ये लेके चलेंगे तो इससे वो बनाना आसान है. कारण मान लो कि किसी रिएक्शन में सारे मोल 1 है, कोई बात नहीं, हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी की वैल्यू क्या रख देंगे? 1 रख देंगे. तो ये पढ़ के वो करना आसान है ना. जनरल को स्पेशल बनाना आसान होता है, स्पेशल को जनरलाइज कर दोगे दिक्कत में आ जाएगा. ठीक है ना, समझ मेरी बात ना, अधूरी बातें हो जाएंगी. ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी. ये एक जनरल रिएक्शन है, मतलब इस टाइप की रिएक्शंस ज्यादा देखने को मिलती हैं. क्लियर है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना हो जाएगा? उसका कहना क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड ईच concentration term raised to the power of the molecules, number of molecules taking part in the reaction. मतलब उन मॉलिक्यूल को उस concentration term की पावर में चढ़ा देंगे जो मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. या फिर इसका बहुत आसान सा ये है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनको पावर में ले जाएंगे. स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मतलब ये हो जाएगा A की पावर A, कैपिटल B की पावर B. क्लियर? मतलब पहले क्या था? केवल A B बस. अब उसने क्या कहा? ईच टर्म रेज्ड टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. तो कितने मॉलिक्यूल A के पार्टिसिपेट कर रहे हैं? A, तो उसकी पावर A. जितने मॉलिक्यूल B के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी पावर B. और उसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बच्चे हो जाएगा RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर C इंटू D की पावर D. मुझे पूर्व में दबा समझ आ रही होगी. अब क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम, आप समझ ही गए होंगे. एट इक्विलिब्रियम RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RB. RF को RB के इक्वल कर दो, किसी का फॉर्मूला देखिए क्या बन के आएगा, बेहतरीन सा एक फॉर्मूला बन के आएगा. ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा. ठीक है ना, ये हो जाएगा KF इंटू A की पावर A, B की पावर B बराबर KB इंटू C की पावर C, D की पावर D. भाई वही हमने पुरानी कहानी अभी भी की. KF अपॉन KB बराबर C की पावर C, D की पावर D अपॉन, बहुत बढ़िया, हाँ KF अपॉन KB. ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर B. दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? KC इज इक्वल टू C की पावर C. क्या कह रहे हैं भाई? वाह, मजा आ गया. ये लोग तो बड़ा समझदार होते जा रहे हैं. चलो जी, KC इज इक्वल टू C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A, B की पावर B. बस यही है. समझ में आया? अब मुझे बस थोड़ी सी बात और बता दो. अगर मैं आपसे पूछ लूँ यूनिट ऑफ, अच्छा ये जो KC है इसी को कहते हैं हम लोग क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्या कहते हैं इसको? दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शंस कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बट दिस इज द रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बस क्या नाम यूज किया था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC. ठीक है, तो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड. कितने समझदार बच्चे हैं सब. इतना मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल गलत बताने में. ठीक है ना, चलो. यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिटलेस नहीं, गलत, बहुत बुरी बात. सर ये यूनिटलेस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा सर? कभी कभी यूनिटलेस होगा और कभी कभी नहीं होगा. अजीब है. हाँ, कभी कभी वाली वो वाली कभी कभी की बात ना करो. ठीक है ना, अभी पहले मेरी बात तो सुनो. क्या बताया? समझ में आ रही बात? पहली बार आपको ऐसी एक क्वांटिटी देखने को मिल रही है जिसकी यूनिट कभी होगी कभी नहीं भी होगी, और कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी, यानी सेम भी नहीं होगी. क्लियर है? नहीं समझे? कारण क्योंकि सर ये जो KC है ये इन पावर पे डिपेंड कर रहा है, और ये पावर सर डिफरेंट रिएक्शन के लिए
डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ये यूनिटलेस हो जाता अगर ये सी ये सब सेम होते। नहीं समझे भाई, यूनिटलेस तो कब होता है जब ऊपर की पावर नीचे की पावर, मान लो ऊपर मीटर का स्क्वायर है नीचे भी मीटर का स्क्वायर है, तब तो कटेगा ना। ऊपर हो मीटर का स्क्वायर नीचे हो मीटर, कैसे कट जाएगा? समझ गए ना? मतलब एक कट के मीटर तो रह ही जाएगा ना, एक कट के मीटर रह जाएगा। क्लियर है? तो फिलहाल बच्चे ये जो चूंकि स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ए स्मॉल बी, आपको देख के तो लग रहा था कि तो रेशियो है, बात बिल्कुल सही है, रेशियो है, ठीक है ना। लेकिन रेशियो भी ये अजीब किस्म का रेशियो है, ये रेशियो हर बार एक जैसा नहीं आएगा। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? कॉन्सेंट्रेशन का ही रेशियो है, लेकिन सर कॉन्सेंट्रेशन की पावर तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होंगी ना, इसलिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट हर एक रिएक्शन के लिए अलग होगी। बहुत अच्छे। तो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। हाँ वेरी गुड, वेरी करेगी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, इसके लिए कुछ भी नहीं होगी। कैसे बताएंगे? जब तक ये नहीं पता है, इनके नंबर नहीं पता होंगे तब तक नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सब, ये क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसकी यूनिट मोल पर लीटर, इसकी यूनिट मोल पर लीटर, इसकी यूनिट मोल पर लीटर, इसकी यूनिट मोल पर लीटर। पर ये जो पावर है जब तक वो नहीं पता चलेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। अब सब करेंगे ना, हाँ कह सकते हैं मोल पर लीटर की पावर C + D - A + B। नहीं समझे? वेरी वेरी गुड। मतलब ये दिमाग लगा कि लड़का बोलना चाह रहा है कि सर मैं अगर ऐसा लिख दूं कि मोल पर लीटर की पावर C + D - A + B, सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो चीज़ें तुम बताओगे मुझे अगर वो लगेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हमें इसकी यूनिट को पढ़ना ऐसे लिखना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर दो कोई दिक्कत नहीं है, यही होगी। ठीक है ना? क्योंकि बाकी सब भी इसी से आएंगी, लेकिन हम उन सबको भी उससे नहीं निकालेंगे, हम तो वैल्यू रख करके देखेंगे। अगर ये टर्म ये हो गया हो तो मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल, यहाँ बताता हूँ। देखो देखिए एग्जांपल देखिए दो। पहला देखिए N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो पहले तो इसका Kc लिखिए, Kc कितना आएगा बोलो? जब मैं इसका Kc लिखने जाऊंगा तो क्या होगा, याद क्या रखोगे आज के बाद? ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की पावर में उसके कोफिशिएंट, रिएक्टेंट की पावर में उसके कोफिशिएंट। तो इसका मतलब ऊपर आएगा भैया NH3 का होल स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं? रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो NH3 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ आएगा सर नीचे N2 और यहाँ आएगा सर H2 की पावर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये बन जाएगा मोल पर लीटर का स्क्वायर और नीचे बनेगा मोल पर लीटर की पावर 4। बोलो बनेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ मोल पर लीटर और ये मोल पर लीटर का क्यूब, तो नीचे बन जाएगा मोल पर लीटर की पावर 4। तो ऊपर स्क्वायर नीचे 4, तो बचेगा मोल पर लीटर की पावर -2। समझे ना? तो इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी भाई मोल पर लीटर की पावर -2। या फिर डरना मत, अगर कहीं लिखा होगा लीटर पर मोल की पावर 2, लीटर पर मोल की पावर 2, डर मत जाना। इतनी मैथ्स तो सबको आती है कि सर मोल पर लीटर को अगर लीटर पर मोल कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं समझे? उल्टा हो गया ना भाई? क्लियर है? तो लीटर पर मोल की पावर 2 भी कह सकते हैं, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर भी कह सकते हैं, 1/, मोलर का स्क्वायर भी कह सकते हैं, मोलर की पावर -2 भी कह सकते हैं। नहीं समझे? कितनी बताई मैंने यूनिट? क्या क्या बता दी? मोलर का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर को ही तो मोलर कहते हैं शॉर्ट में। मोल पर लीटर को मोलर याद आ रहा है? कहां पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में। हाँ समझ गया, बात समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छी। पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या करते हैं भाई? सुनो, अब आप मुझे बताएंगे जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं उनके बस यूनिट बतानी है खाली आपको। पहले Kc लिखना है, हर एक रिएक्शन का पहले Kc लिखना है, Kc का एक्सप्रेशन, और फिर उनकी यूनिट लिखनी है। तो H2 + I2 गिव्स आउट 2HI, पहली। दूसरी है ना, Kc बार बार क्या Kc लिखना और यूनिट लिखना है, ठीक है? फिर NO2 + O2 गिव्स आउट NO3। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस ना हुई तो उसको बैलेंस कर लेना पहले, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस ना हुई तो उसको बैलेंस कर लेना, ठीक है? 2NH3 गिव्स आउट N2 + 3H2, चौथी, ठीक है ना? PCl5 गिव्स आउट PCl3 + Cl2, ठीक है? अच्छा बताओ, इनमें से कौन सी रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन से मेल खा रही है? पहली वाली नहीं, गलत। दूसरी वाली? हाँ नहीं,
गलत, कारण क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। दिमाग तो लगाओ बच्चों पहले। ये बैलेंस्ड भी है और इसके कोफिशिएंट भी 1 1 1 है, समझ गए ना। लेकिन अगर बैलेंस नहीं तो पहले उसको बैलेंस कर लेना। मैं जानबूझ के बोला था इसके बाद कि अगर बैलेंस ना हो तो उसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। चलिए इन चारों रिएक्शन का जल्दी से अपनी कॉपी पे केसी लिखिए। केसी मतलब केसी का एक्सप्रेशन फॉर केसी, ठीक है। और फिर यूनिट लिखिएगा, ठीक है। हाँ पहला यूनिटलेस, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो हो गया ना यूनिटलेस। तो कभी कभी यूनिटलेस होगा, कभी कभी नहीं भी होगा, और सब हर मामले में डिफरेंट डिफरेंट आएगी यूनिट, ठीक है ना। तो पहले वाले का केसी तो लिख लोगे ना भूमिका, बताओ क्या होगा। केसी इक्वल टू HI का होल स्क्वायर, क्लियर, अपॉन H2 इंटू I2, हो गया, बहुत अच्छे। यहां से जब यूनिट लिखने की कोशिश करेंगे तो यह आ जाएगा सर मोल पर लीटर का होल स्क्वायर अपॉन में मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। सर ये कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। चलो जी दूसरे वाले का बताओ। केसी इक्वल टू, पहले इसको बैलेंस करवाओ बच्चों। यहाँ पर कितना 2, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं यार, कैसे हो जाएगा ऐसे, ऐसे कैसे हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 कर दिया, अब अगर इसको 2NO3 कर दे तो N कहाँ बैलेंस हुआ फिर। बोलो ना यहाँ क्या 2NO2। अब देखो सुनो, पहले इसको करेंगे 2NO2, अब ये 4 और 2 6 हो गया, अब हो गया 2NO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO3, समझ गए ना, बहुत अच्छे। अब बैलेंस करिए, अब वो लिखिए केसी। तो सर केसी हो जाएगा इसका कितना, NO3 का स्क्वायर अपॉन में NO2 का स्क्वायर इंटू में O2। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। सॉल्व करिए। अच्छा यूनिट बताइए, यूनिट हो जाएगी सर मोल पर लीटर की पावर -1, मोल पर लीटर की पावर -1। बोलो सही लिख दे कि नहीं, बहुत अच्छे। इसी को क्या भी कह सकते हैं, लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। क्लियर है, अभिज्ञान समझ में आया तुम्हें। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर की पावर -1, या फिर क्या हो जाएगी, लीटर पर मोल। शिवांश सीधो के बैठ जाओ बच्चे, ठीक है ना, इधर ध्यान रखो, है ना। थर्ड वाले बताओ, थर्ड वाले का कर नहीं रहे हो तुम एक भी अभी तक। मैंने सारे निपटा डाले और तुम्हारी कॉपी पे अभी तक एक भी नहीं लिखा गया, ये तक नहीं लिखा तुमने। कितनी बुरी बातों में से एक है ये। अब ये सोच रहा सर आपको दिख कैसे रहा, भाई मुझे सब दिखता है भाई, है ना। सब ऊपर वाले एक बड़ा एहसान है कि सब दिखाई दे रहा होता है, ठीक है ना, ठीक है। और वो भी सुन रहा होता है जो शिवांश कह रहा होता है, जो शिवांश अभी कह रहा है अंदर ही अंदर, वो भी सुन रहा होता है, ठीक है। तब ध्यान लगा, बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा शिवांश, है ना। लेकिन बस बच्चे काम नहीं करता, बस थोड़ा काम कर लिया करो, है ना, मेहनत से हाथ चलाया करो तेजी से, ठीक है ना। बताओ भाई इसके यूनिट, मोल पर लीटर की पावर 2। अरे भाई माइनस 2 कैसे, पहले वाले का देख के बता रहा है, ये देखो इतना, ये इतना होशियार है। पहले जो लिखी थी ना हमने N2 + CH2 गिव्स आउट 2NH3, क्या आएगा, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। चलो जी यूनिट भी हो गई। चौथा वाला लिख दोगे, यूनिट बताओ चौथे वाले की यूनिट, सिर्फ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ऊपर क्या आएगा, Kc इक्वल टू PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। ऊपर मोल पर लीटर, मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर कट जाएगा, ऊपर केवल यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। निधि समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे, मोल पर लीटर। चलिए न्यूमेरिकल करेंगे कुछ। कोई बात नहीं, हाँ कोशिश तो है, ये कोशिश तो यही है, लेकिन 11:30 तो 12 तक तो जाएगी क्लास, क्लास थोड़ा लेट हुई ना। देखो एट इक्विलिब्रियम, है ना,
कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। अरे क्या पहली बॉल से देखोगे क्या? तो पहली बॉल थोड़ी देखोगे यार, ठीक है लिखो। अच्छा ठीक है, ठीक लिखो। एट इक्विलिब्रियम लिखें प्लीज, न्यूमेरिकल लिखिए, न्यूमेरिकल एट इक्विलिब्रियम, बस इस पे 2 न्यूमेरिकल करा के फिर इसको बंद करते हैं, ठीक है ना। लिखिए एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, O2 एंड NO। एट इक्विलिब्रियम के समय पर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो वेरिएबल होती है, सही है गलत? इक्विलिब्रियम के समय पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो वेरिएबल होती है, सही है गलत? सही है सर। क्या क्या होती है? फिक्स्ड होती है, नहीं बताया था? डिफरेंट होती है अलग बात है, इक्वल थोड़ी कहा मैंने कांस्टेंट बोला, कांस्टेंट और वेरिएबल, 2 बातें बोली ना। मैंने बोला वेरिएबल होती है, गलत हो गया। वेरिएबल थोड़ी ना होती है, फिक्स हो जाती है सर। जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है ना, तो जितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनना था वो बन के फिक्स, जितना रिएक्टेंट का रहना था वो रह के फिक्स, खत्म। इसके ना तो अभी इससे कम होगा ना वो उससे ज्यादा होगा, नहीं समझे? ना तो अब रिएक्टेंट इससे कम होगा ना प्रोडक्ट उससे ज्यादा बनेगा। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? यस सर, रिएक्शन हो रही होगी। रिएक्शन हो रही होगी, इसका मतलब क्या निकल के आया? जितना ये कंज्यूम पर सेकंड हो रहा होगा उतना ही ये पर सेकंड इधर से फॉर्म हो रहा होगा, पीछे से फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर है ना? सिंपल, याद आ गया? अब कल बताया था इक्विलिब्रियम के समय पर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहती है, ठीक है ना। मैं ऐसा ना करो यार, इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती, ठीक है ना। चलो हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। लिखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2, O2 एंड NO in a sealed container, N2, O2 and NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा? NO in a sealed container at 800 Kelvin, in a sealed container at 800 Kelvin is 3 into 10 की पावर माइनस 3 मोलर, 3 into 10 की पावर माइनस 3 मोलर। पहले वाली कितनी दी है? N2 की कितनी दी है? 3 into 10 की पावर माइनस 3 मोलर, कॉमा 4.2 into 10 की पावर माइनस 3 मोलर, 4.2 into 10 की पावर माइनस 3 मोलर, ठीक है। और एंड 2.8 into 10 की पावर माइनस 3 मोलर। ये किसकी दी है? NO की दी है। इसकी कितनी दी है? 4.2 into 10 की पावर माइनस 3 मोलर। पहली बात, इसने कहा एक सील्ड कंटेनर है, तो सील्ड कंटेनर में इसका मतलब ये तीनों पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने बोला कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन। N2 plus O2 gives out NO। पहली बात बताओ, बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है, तो बैलेंस करो, क्या आ जाएगा? उसने दे रखा है, परेशान मत होइएगा, उसने क्वेश्चन पेपर में यही दिया है पूरा। N2 plus O2 gives out 2NO। तो मैंने आपसे पूछा, ठीक है ना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्या मुश्किल क्वेश्चन है बताओ? है कुछ भी मुश्किल इसमें? नहीं सर, हमें N2 की कॉन्सेंट्रेशन दे दी, O2 की दे दी, NO की दे दी और रिएक्शन भी दे दी। हमें बस क्या निकालना है? Kc, देख करके Kc निकालना है। तो जैसे मैं अभी लिख रहे थे Kc के फॉर्मूले, वैसे Kc का जल्दी से फॉर्मूला लिखो, उसकी वैल्यू निकालो, यूनिट बताओ। समझ में आ गई बात? करके बता जल्दी से, ठीक है ना। हाँ यूनिट लेस हो गया, वेरी गुड। चलो जी, वैल्यू बताओ कितनी आ गई बस। तो भाई इसके लिए Kc लिखोगे तो क्या लिखोगे? NO का स्क्वायर, यही लिखोगे ना। प्रोडक्ट ऊपर, नीचे रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा? ये N2 और ये क्या हो जाएगा? O2। जरा बताओ, NO का स्क्वायर मतलब 2.8 into 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना? 3 into 10 की पावर माइनस 3 इंटू ये कितना? 4.2 into 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व कर पाओगे? बहुत अच्छे, करके बताइए। कल क्लास में इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार कहानी, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल एक क्वेश्चन और करेंगे।
0.62, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 0.62 सही है। यूनिट लेस होगा ना, बहुत अच्छे। तो इसका आगे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख देंगे Kc इक्वल टू 0.62, Kc इक्वल टू 0.62, ठीक है। अभी करते रहना इसको ना, बाद में कर लेना है ना, समझ रहे हो। मतलब डिवाइड बाय, देखो तेज आना चाहिए, जब उसका आ गया तो तुम्हारा भी आ सकता था। बट अब अगला क्वेश्चन करो, ताकि फिर अभी फिजिक्स भी पढ़ना है भाई, है ना। चलिए लिखिए जल्दी से। एट इक्विलिब्रियम, बढ़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। एट इक्विलिब्रियम सिस्टम, क्या हुआ बच्चे, देखो ना, ये 10 की पावर -3 का स्क्वायर है ना, तो ये जाएगा 10 की पावर -6, और नीचे भी ये बन जाएगा, दोनों मिलकर 10 की पावर -6, तो कट जाएगा, केवल बचेगा 2.8 इंटू 2.8, मतलब ऐसे होगा भाई, 2.8 इंटू 2.8 अपॉन में 3 इंटू 4.2, पॉइंट हटा दो, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, क्लियर। अब यही होगा ना, 14 से, हाँ ठीक है। अब ये कट गया कितना, 2, और ये कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 18, यानी कि 5.6 अपॉन 3 3 9। अब डिवाइड करना, पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 56 अपॉन 9 इंटू 10, नहीं समझे। अब 9 से इसको डिवाइड कराओ, 6.2 आएगा, अपॉन में 10 रह जाएगा, कितना हो जाएगा 0.62 हो जाएगा। और बताओ, थोड़ा मेहनत कर लिया करो, है ना। कैलकुलेशन तो तुम खुद भी कर ही सकते हो, कर लेना चाहिए, इतनी मुश्किल भी नहीं थी इसकी कैलकुलेशन, ठीक है ना। बड़े बहुत अच्छे, लिखिए। एट इक्विलिब्रियम सिस्टम फॉर द रिएक्शन, एट इक्विलिब्रियम सिस्टम फॉर द रिएक्शन, सेकेंड न्यूमेरिकल, एट इक्विलिब्रियम सिस्टम फॉर द रिएक्शन, at equilibrium system for the reaction between hydrogen and iodine, between hydrogen and iodine, to give hydrogen iodide, to give hydrogen iodide, hydrogen iodide का फॉर्मूला HI at 670 केल्विन, at 670 केल्विन। अब देखो इसमें केल्विन दिया है, अब आप परेशान मत होइएगा कि टेम्परेचर क्यों दे रखा है सर, भाई डेफिनेशन में लिखा था मोटा मोटा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब वो बताना चाहता है कि ये फिक्स्ड टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बढ़ने घटने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है, समझ गए ना। इसलिए फिक्स रहेगा तो उतना आएगा जो आप बता रहे हैं, क्लियर है, बहुत अच्छे। तो एट 670 केल्विन कितना हो गया, इन ए 5 लीटर फ्लास्क, अच्छा 5 लीटर है, इन ए 5 लीटर फ्लास्क, कितने का है फ्लास्क, 5 लीटर का है, 5 लीटर फ्लास्क कंटेन्स 0.4 मोल, कंटेन्स, क्या कर दिया इसने, देखो कितना अच्छा सा, मतलब ये क्या सोचता है कि ये करूंगा तो इसमें भी आधे से ज़्यादा बच्चे, आधे बच्चे इसमें भी ढह जाएंगे। 0.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कॉमा 0.4 मोल ऑफ आयोडीन, 0.4 मोल ऑफ आयोडीन। बताओ क्या किया ना यार, समझ पा रहे हो, क्या इसकी चालाकी को पकड़ पा रहे हो आप लोग, वही जो जाल फेंका है उसकी बात कर रहा हूं मैं, हाँ बस। उसने अब की बार डायरेक्टली, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी थी, अब की बार मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है, फ्लास्क का वॉल्यूम दे दिया और नंबर ऑफ मोल्स दे दिए। तो मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, क्लियर, बहुत अच्छे। एंड HI, एंड 0. कितना दिया है, 2.4 मोल ऑफ HI, 2.4 मोल ऑफ HI। करिए भाई जल्दी से, क्या निकालना होगा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही कहा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है, कितना हो जाएगा, पहले तो रिएक्शन लिखोगे, सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन भी नहीं दी आपकी बार उसने, लेकिन हम जानते हैं कि क्या बोला है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो रिएक्शन हो जाएगी सर H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। गलती से भी रिवर्सिबल लिखना ना भूलें, मतलब ये साइन लगाएंगे हमेशा, हमेशा यही साइन लगाएंगे, गलती से भी एक एरो मत लगाना, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन पर इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल नहीं होता, समझ में आ रही बात ना।
केवल ये इक्विलिब्रियम की जो बातें कर रहे हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, ठीक है ना। तो बोलो बच्चों केसी कितना आ जाएगा यहाँ से, सर केसी आ जाएगा HI का होल स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर अपॉन H2 इंटू में I2। सॉल्व कर दीजिए, केसी इक्वल टू, बताओ HI की वैल्यू। अब देखो अगर आपको ये बात नहीं पता है, हाँ HI का की वैल्यू आएगी कितनी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI 0.4 अपॉन 5, समझिए ना, बहुत है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 0.4 अपॉन, ओ सॉरी H2 का I2, और HI का कितना है, बहुत अच्छे 2.4 अपॉन 5। छोड़ो अभी हम नहीं काटते अभी, क्योंकि यहाँ पे रख के काटने में मजा आएगा। देखिए कैसे 0.4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर अपॉन, सर नहीं भाई ये कितना आएगा 2.4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ऊपर HI है ना, अपॉन में H2 का कितना जाएगा 0.4 अपॉन 5 इंटू 0.4 अपॉन 5। भैया ये 5 के स्क्वायर से ये 5 का स्क्वायर कैंसिल, नहीं समझे, क्लियर हो गया ना। बचा क्या सर, ये बच गया हमारे पास 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 0.4 इंटू 0.4। सर ये पॉइंट ने इस पॉइंट को खा लिया, इस पॉइंट ने इस पॉइंट को खा लिया। सर 4 6 के 24, 4 6 के 24 और 6 6 36। आंसर कितना आ गया सर, यूनिट बताइए, यूनिट लेस, कारण मोल पर लीटर स्क्वायर अपॉन मोल पर लीटर स्क्वायर, सर यूनिट लेस से आंसर आएगा 36। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, KC इक्वल टू 36। मैं समझ में आ गया तुम्हें, पक्का, बहुत अच्छे। अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, कल की क्लास में KP और KC में रिलेशन को प्रूफ करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ तक की चीज़ों को अब आप डाइजेस्ट करके आइएगा अगली क्लास में, ताकि आप आगे पढ़ने में आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।